हे वेलकम एवरीवन। देखिए, अब हम लोग बात करने वाले हैं कंपनीज एक्ट के वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट टॉपिक के बारे में। ये वो टॉपिक है जिसमें कंपनीज एक्ट में जिस टॉपिक के ऊपर देखिए क्वेश्चंस जो है ना, आप कंपनीज एक्ट बोल दीजिए, कंपनी लॉ बोल दीजिए, कॉर्पोरेट लॉ बोल दीजिए, वॉट एवर यू कॉल इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस। मैं नॉर्मली कंपनीज एक्ट बोलता हूँ, कंपनीज एक्ट। तो देखो, कंपनीज एक्ट का ये सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट टॉपिक्स में से एक टॉपिक है, जिस टॉपिक का नाम है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। और ये मान लीजिए कि अगर कंपनीज एक्ट में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऊपर आपका होल्ड नहीं है, इफ़ यू आर नॉट अवेयर अबाउट व्हाट इज़ मेमोरेंडम, हाउ डज इट वर्क्स, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो आपका जो भी कंपनीज एक्ट को लेकर आपका जो नॉलेज है वो नॉलेज अधूरा है। तो हम लोग क्या कोशिश करेंगे, हम लोग देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं कोशिश करूँगा, ठीक है। आई ऑलवेज से कि मैं ट्राई करूँगा करने की, मेरी साइड से पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के हर एक एस्पेक्ट को क्लियर कर दूँ। और ये पढ़ने के बाद, ये लेक्चर देखने के बाद आपको आज के बाद मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कोई भी किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको मेमोरेंडम के सारे जो सिग्निफिकेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, सारे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, सारे के सारे प्रोविजन डिस्कस कर लूँगा आपके साथ। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, साथ ही साथ हम आर्टिकल की भी बात कर लेंगे, एओए को भी डिस्कस कर लेंगे, और इसका हम पूरा ए टू लेकर जेड तक जो भी एमओए एओए में है हम सब डिस्कस करने वाले हैं। सो अब आप अपनी कुर्सी की पेटी, यात्री सारे अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए एंड लेट्स बिगिन दी जर्नी ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, स्टार्ट करें। तो देखो, सबसे पहले लेट मी टॉक अबाउट द डेफिनेशन। डेफिनेशन किस में गिवन है मेमोरेंडम की? देखो, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है इसकी डेफिनेशन गिवन है सेक्शन 2 क्लॉज 56 ऑफ द कंपनीज एक्ट। कौन सा? सेक्शन 2 क्लॉज 56। आपने वो नाना पाटेकर की मूवी देखी है, अब तक 56? हिंदी में 56 को 56 बोलते हैं, ठीक है। तो नाना पाटेकर वो एक एनकाउंटर बेस्ड था कि नाना पाटेकर ने 56 एनकाउंटर्स कर दिए थे उस मूवी में। वैसे ही बोलते हैं कि वो मूवी भी रियल स्टोरी पे बेस्ड है। तो मेमोरेंडम भी कुछ इस तरीके से ही काम करता है, अब तक 56 के एनकाउंटर की तरह, अब तक 56 के एनकाउंटर की तरह। क्योंकि अगर मेमोरेंडम का वॉयलेशन किया, मेमोरेंडम का कॉन्ट्रावेंशन किया, तो ट्रस्ट मी एनकाउंटर ही होगा। इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अच्छा, इसका सेक्शन याद रखने का एक और तरीका है। कंपनीज एक्ट जो हम पढ़ रहे हैं, दैट इज कंपनीज एक्ट 2013, 2013 हम कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हैं। इससे पहले कंपनीज एक्ट कब आया था? 1956। कंपनीज एक्ट 1956 जो 1 अप्रैल 1956 से एप्लीकेबल हुआ था। तो वो 56, यहाँ भी 56 मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का सेक्शन कौन सा है? तो डेफिनेशन जो है वो किस में गिवन है? 2 क्लॉज 56, अब तक 56, ठीक है। तो यहाँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमओए? तो एमओए का मतलब होता है, एमओए मीन्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये होता है कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन। सो एमओए जो ओरिजिनली आपने क्या किया है, ओरिजिनली फ्रेम्ड, इज इट क्लियर? एमओए ओरिजिनल फ्रेम्ड और ऑल्टर्ड टाइम टू टाइम। देखो कितने सिंपल सी डेफिनेशन है, ऑल्टर्ड टाइम टू टाइम इन परसुवेंस। अब मैं देखो नीचे वाली लाइन सिर्फ बोल के बता रहा हूं आपको, ओरिजिनली फ्रेम्ड हो और एज ऑल्टर्ड हो फ्रॉम टाइम टू टाइम इन परसुवेंस ऑफ एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, मतलब कंपनीज एक्ट 1956 या उससे पहले के जो लॉ आए थे, और ऑफ दिस एक्ट। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो आपने एमओए या तो बनाया हो या आपने उसको ऑल्टर किया हो, मतलब उसमें चेंजेस किए हों, एमओए में चेंजेस किए हों। एमओए में चेंजेस क्या हो सकते हैं? आंसर है हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। उसका एक प्रोसेस है, हम उस प्रोसेस को देखेंगे, हम उस प्रोसेस को समझेंगे कि क्या प्रोसेस है। विल डिस्कस ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस। तो मैंने सबसे पहले आपको ये बात बताई कि मेमोरेंडम जो है ना वो कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन है।
अच्छा, अब मैं आपसे छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ और उसके बाद मैं वापस मेमोरेंडम के ऊपर आऊँगा। आपको कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि देखो इंडिया में ना गवर्नमेंट जो है वो 5 इयर्स की नहीं होनी चाहिए, इंडिया में गवर्नमेंट जो है वो 10 इयर्स की होनी चाहिए, इंडिया में सिर्फ एक प्राइम मिनिस्टर सिस्टम होना चाहिए, इंडिया की गवर्नमेंट ऐसी होनी चाहिए, इंडिया की गवर्नमेंट ऐसी होनी चाहिए, इंडिया में प्राइम मिनिस्टर सिस्टम होना ही नहीं चाहिए, इंडिया में प्रेसिडेंट सिस्टम होना चाहिए? ऐसा लगता है आपको? कई बार लगता होगा ना कि इंडिया का हमारा जो पॉलिटिशियंस का सिस्टम है वो सही नहीं है, इससे करप्शन होता है, राइट, ईमानदारी से काम नहीं होता और इसलिए हमारा कंट्री डेवलप नहीं हो पा रही है। ऐसे सवाल शायद आपके दिमाग में आते होंगे। तो आपको ये भी लगता होगा क्या क्या इन सिस्टम्स को बदला जा सकता है? तो उसका जवाब है कि ये सारे जो सिस्टम है ना, ये जो प्राइम मिनिस्टर सिस्टम है, ये जो प्रेसिडेंट सिस्टम है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है इंडिया में, हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर भी हैं, प्रेसिडेंट भी हैं, पॉलिटिशियंस भी हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स भी हैं, स्टेट लेवल पे चीफ मिनिस्टर्स हैं, सेंट्रल लेवल पे प्राइम मिनिस्टर्स हैं और उनके जितने कैबिनेट की टीम है वो सारी उसमें होती है। ये सारे सिस्टम कहाँ लिखे हुए हैं? ये सारी चीज़ें लिखी हुई है किसमें? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे यहाँ जुडिशरी जो है, हाई कोर्ट्स हैं, देन सुप्रीम कोर्ट है, राइट। तो हमारे यहाँ हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, देन लोअर जुडिशरी है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स हैं। ये सारे जो सिस्टम जो बनाया हुआ है ना, ये सिस्टम किसने बनाया? ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने बनाया है। तो क्या इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बदला जा सकता है? तो इसका आंसर हाँ भी है और इसका आंसर ना भी है। हाँ और ना दोनों कैसे है? फंडामेंटली हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं बदल सकते, वो शायद बहुत बड़ा रेवोल्यूशन होगा अगर ऐसा कभी किया गया तो, ठीक है। और हमारे जो जजमेंट्स जो आए ना, जो कोर्ट के जजमेंट्स आए हैं, वो इस बात को परमिट नहीं करते कि हम कॉन्स्टिट्यूशन की फंडामेंटल को बदल दें। लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन में भी चेंजेस आते हैं। 100 से ज़्यादा बार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी अमेंडमेंट हो चुका है। तो जो बहुत बेसिक एलिमेंट होते हैं ना, जो बहुत बेसिक एंड इंपॉर्टेंट बातें होती है, वो कहाँ लिखी हुई है? वो लिखी हुई है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में। मैंने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की बात इसलिए करी ताकि अब मैं आपको बता सकूं कि कंपनी का भी एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है। हर कंपनी का एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है। एवरी कंपनी हैज इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन और यू मे कॉल इट चार्टर डॉक्यूमेंट। चार्टर डॉक्यूमेंट जिसको हम बोल सकते हैं सुप्रीम डॉक्यूमेंट। मैं तो ये भी बोलता हूं कि जैसे कि हिंदुओं के लिए गीता है, मुस्लिम्स के लिए कुरान है, ठीक है, क्रिश्चियंस के लिए बाइबल है, वैसे ही हर कंपनी के लिए उसका सुप्रीम डॉक्यूमेंट उसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, जिसे जरूरत के अकॉर्डिंग बदला जा सकता है एज पर लॉ। उसे आप एज पर लॉ ही चेंज कर सकते हो। जितना परमिटेड है उतना ही आप उसको बदल सकते हो। जैसे परमिटेड है आप वैसे ही उसको चेंज कर सकते हो। तो बात समझ में आई मेरी कि कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो वर्ड यूज़ किया जो मैंने अभी, संविधान, वो होता है कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। कोई भी कंपनी इसके बियॉन्ड जाकर कोई भी चीज़ नहीं कर सकती अनलेस आपने पहले मेमोरेंडम को ऑल्टर कर दिया हो। तो एमओए की डेफिनेशन मैंने बताया। एमओए मीन्स एमओए ओरिजिनली फ्रेम्ड और ऑल्टर्ड टाइम टू टाइम, ठीक है, और ऑल्टर्ड ओरिजिनली फ्रेम्ड और ऑल्टर्ड टाइम टू टाइम इन परसुएंस ऑफ एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। तो जैसे कि मैं बात करूं, रिलायंस का एग्जांपल ले लो। रिलायंस जो है वो कंपनीज एक्ट 2013 से थोड़ी बनी है। रिलायंस कंपनीज एक्ट 1956 से बनी है। समझ में आई मेरी बात? तो वो कंपनीज एक्ट 1956 से बनी है, तो भी उसको क्या मान देंगे? उसका जो एमओए है बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम ये नहीं बोलेंगे कि आपका एमओए जो है वो कंपनी से 2013 के अकॉर्डिंग दोबारा बनाओ, दोबारा कंपनी को रजिस्टर करो। इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। ओके, अगली बात, अगला पॉइंट जो यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा वो सेकंड पॉइंट है मेमोरेंडम को ही लेकर। तो एक और इम्पॉर्टेंट सेक्शन देखिए, मेरी कोशिश ये है कि मैं इस चार्ट में आपको मेमोरेंडम से रिलेटेड सारे सेक्शंस बता दूँ। अब देखो, नाउ देयर इज अ सेकंड सेक्शन कॉल्ड सेक्शन 4। और सेक्शन 4 ऑफ द कंपनीज एक्ट में क्या लिखा हुआ है? तो देखो, जिन सेक्शंस, हर सेक्शन को उसके टॉपिक के अकॉर्डिंग ही डिस्कस करना चाहिए, तो मैं टॉपिक के अकॉर्डिंग ही क्या कर रहा हूँ, ठीक है, प्रॉपर्टी के टॉपिक के अकॉर्डिंग, नॉट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, टॉपिक के अकॉर्डिंग ही मैं उसके सेक्शन की बात करता हूँ, ठीक है। नाउ
सेक्शन 4 ये कहता है कि जो भी कंपनी का नाम होगा उस कंपनी के नाम के बाद में उसका लास्ट वर्ड आना चाहिए ना। व्हाट इज़ द लास्ट वर्ड? जैसे कि हमारा सरनेम होता है ना, मेरा नाम संयोग है और मेरा सरनेम है व्यास, ठीक है, व्यास। बट लेट मी क्लियर, आई एम नॉट गुजराती, मैं गुजराती नहीं हूँ, ठीक है। तो क्योंकि व्यास सरनेम गुजरात में देखने को काफ़ी मिलता है। ओके, सो यहाँ मैंने लिख दिया, देखो लिमिटेड मैंने यहाँ पे लिखा और यहाँ पे मैंने लिखा प्राइवेट लिमिटेड। लास्ट वर्ड कंपनी के नाम के आगे लिमिटेड आएगा या प्राइवेट लिमिटेड आएगा। लिमिटेड लगाना किसको ज़रूरी है? इफ़ इट इज़ ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनीज, पतंजलि लिमिटेड, ठीक है, पतंजलि बोलती है हम इंडिया प्रोडक्ट्स बनाते हैं, मेक इन इंडिया को प्रमोट करते हैं, वॉट एवर इट इज़, बट पतंजलि को अपने नाम के आगे लिमिटेड लगाना पड़ता है। आई मीन सरनेम, जो भी आपकी कंपनी का नेचर है वो आपका सरनेम रिफ्लेक्ट कर देगा। तो सेक्शन 4 ने इसको मैंडेटरी बनाया है कि आप लिमिटेड वर्ड लगाओ। और प्राइवेट लिमिटेड किसको लगाना पड़ेगा? इफ़ इट इज़ ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, Amazon इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इफ़ इट इज़ ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज बहुत सारी हैं, बहुत फेमस कंपनीज हैं, ठीक है, बहुत फेमस कंपनीज हैं जिनके नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड लगता है। सो ये बात समझ में आ गई आपको, ये सेक्शन 4 ने कहा है। लेकिन याद रखना, यहाँ पे मैं आपको एक एक्सेप्शन बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक प्रोवाइज़ो गिवन है, प्रोवाइज़ो, और वो बोलता है कि ये सरनेम लगाने की ज़रूरत नहीं है किसको? सेक्शन 8 कंपनी को। सेक्शन 8 कंपनी, सचिन तेंदुलकर फाउंडेशन, रिलायंस फाउंडेशन, इन्फोसिस फाउंडेशन, ये सारी सेक्शन 8 कंपनीज है। यंग इंडियन जो सेक्शन 25 कंपनी थी, पुराने वाले कंपनीज एक्ट में वो कंपनी बनी थी, इनको अपने नाम के आगे ये सरनेम, ये प्राइवेट लिमिटेड, ये पब्लिक लिमिटेड लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये कंपनीज को पहले गवर्नमेंट से लाइसेंस मिलता है। कौन सी गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे जो लाइसेंस देती है उसका पावर जो है डेलीगेट कर देती है, डेलीगेट कर रखा है, ठीक है। लेकिन हम बोल सकते हैं कि हाँ, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट से पहले अप्रूवल लेना पड़ता है, इसलिए सेक्शन 8 कंपनी के नाम के आगे कभी भी क्या नहीं आएगा? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं आएगा या पब्लिक लिमिटेड कंपनी नहीं आएगा, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई? तो ये इसका एक प्रोवाइजो है, ठीक है। अब ठीक है, अब ये बात हमने देख ली है। अब इसके साथ साथ हमें क्या देखना है? इसके साथ साथ हमें सेक्शन 4 में और भी बातें हैं जो हम धीरे धीरे डिस्कस कर लेंगे। यहाँ सिर्फ सेक्शन 4 का मैंने एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट आपके साथ डिस्कस कर लिया। कंपनी, ठीक है, यहाँ हमने बात कर ली। मेमोरेंडम के जो और कंटेंट्स हैं उनकी मैं बात करूँगा, उनकी भी मैं बात करूँगा। नाउ, क्या मैं किसी कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन देख सकता हूँ? ये अब एक अच्छा सा क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या हम इंस्पेक्शन कर सकते हैं क्या किसी भी कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की? आपकी कोई भी फेवरेट कंपनी आप ले लो जो इंडिया में काम कर रही है, इंडिया में रजिस्टर्ड है, और आप बोलते हो कि मेरे को इस कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन देखना है, मेरे को इस कंपनी का एमओए देखना है, आई वांटेड टू नो कि इस कंपनी को किन लोगों ने बनाया था, किस स्टेट में ये कंपनी रजिस्टर्ड है, इस कंपनी के क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हैं, रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है। बहुत सारी बातें हैं जो मेमोरेंडम में लिखी होती हैं। तो जो मेमोरेंडम में बातें लिखी होती हैं वो होता है नेम क्लॉज, कंपनी का नाम, पूरा नाम, रजिस्टर्ड ऑफिस, किस स्टेट में कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, किस आरओसी के जुरिस्डिक्शन में कंपनी का ऑफिस आएगा, फिर किस पर्पस के लिए, ऑब्जेक्ट क्या है जिसके लिए कंपनी को बनाया गया है, टेलीकॉम में काम करेगी या ऑटोमोबाइल में काम करेगी, स्पेस में काम करेगी कंपनी, या कंपनी कंस्ट्रक्शन वर्क में काम करेगी। तो जो भी कंपनी का ऑब्जेक्ट है वो सब लिखा होता है किसमें? ऑब्जेक्ट क्लॉज। तो ये मेमोरेंडम में होते हैं क्लॉज। अभी मैं सारे क्लॉज एक एक करके डिस्कस करूंगा। नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ऑब्जेक्ट मतलब किस पर्पस के लिए कंपनी काम करेगी, NROL लायबिलिटी कितनी रहेगी कंपनी के मेंबर्स की, फिर कंपनी की ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल कितनी होगी, कैपिटल क्लॉज, उसको हम बोलते हैं क्या, कैपिटल क्लॉज, NROL। C stands for capital clause and then A stands for association या subscription clause।
इस सब्सक्रिप्शन क्लॉज में लिखा होता है कि अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो 2 लोग सब्सक्राइब करेंगे कम से कम, और अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो कम से कम 7 पर्सन्स रिक्वायर्ड, 7 लोगों का नाम एटलीस्ट लिखा होगा जिन्होंने कंपनी के शेयर्स को क्या किया, सब्सक्राइब। जैसे कि यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करते हो ना, बस फ़र्क इतना है, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने के लिए वोंट हैव टू पे एनीथिंग, और यहाँ पे आप शेयर सब्सक्राइब कर रहे हो किसी कंपनी का तो वहाँ पे आपको शेयर्स के अकॉर्डिंग प्राइस पे करना पड़ता है। मिनिमम एक शेयर सब लोग लेंगे, बाकी वो जिससे जितने ज़्यादा शेयर लेंगे उतना अमाउंट उन्हें कंपनी को पे करना पड़ता है। इज इट क्लियर? समझ में आया? नाउ यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट की, तो यहाँ पे एक रेलेवेंट सेक्शन मैं आपको बता रहा हूँ, दैट सेक्शन इज कॉल्ड सेक्शन 399 ऑफ द कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट में वैसे 470 सेक्शंस है, 470 सेक्शंस है। अब देखो सेक्शन 399 के बारे में आपको ज़्यादा कुछ नॉलेज मिलती नहीं है, ज़्यादा पढ़ते नहीं है, लोगों को पता नहीं होता, इग्नोर कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे याद रखना कि सेक्शन 399 इज़ इम्पॉर्टेंट। क्यों इम्पॉर्टेंट है और मेमोरेंडम में मैं इसका जिक्र क्यों कर रहा हूँ? वाई आई एम डिस्कसिंग अबाउट दिस सेक्शन। सो व्हाट इज़ द रीज़न वाई आई एम डिस्कसिंग दिस सेक्शन? द रीज़न इज़ कि सेक्शन 399 जो है ना, वो हमें इस बात की परमिशन देता है कि कोई भी कंपनी जो भी डॉक्यूमेंट फाइल करती है, किसके पास? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ के पास, आरओसी के पास। कोई भी कंपनी अपने इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे जो भी डॉक्यूमेंट फाइल करेगी, या कंपनी जब प्रोस्पेक्टस फाइल करती है, तो उन डॉक्यूमेंट्स को एनी वन कैन इंस्पेक्ट, कोई भी पर्सन को इंस्पेक्ट कर सकता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा मेमोरेंडम इज़ ए पब्लिक डॉक्यूमेंट। सेक्शन 399 हमें इसकी परमिशन देता है। तो आप अपनी फेवरेट कंपनी के मेमोरेंडम को देख सकते हो, इलेक्ट्रॉनिकली जो इंफॉर्मेशन फाइल की गई है उसका आप इंस्पेक्शन कर सकते हो। सर कैसे करूँ मैं इंस्पेक्शन? पहली बात तो आपको इंस्पेक्शन करने की पावर किसने दी है? सेक्शन 399 ऑफ द कंपनीज एक्ट ने दी है। दूसरी बात, इंस्पेक्शन करने के लिए आरओसी की फ़ीस होती है, आपको पे करनी पड़ती है। नॉर्मली मैं पे करता हूँ 100 रुपीज़ डॉक्यूमेंट इंस्पेक्ट करने के लिए। उसमें आप डाउनलोड कर सकते हो जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए। तो वो इन्फॉर्मेशन जो है आरओसी के पास में रहती है, वो आप एमसी की वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करके अपने अकाउंट में लॉगिन करके कंपनी की इन्फॉर्मेशन, कंपनी का नाम सर्च करके कंपनी कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है वो डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि ये सारे क्या होते हैं? पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं। मेमोरेंडम इज ए पब्लिक डॉक्यूमेंट। तो कोई भी इंसान जो कंपनी में इन्वेस्ट करने वाला है, जो कंपनी को लोन देने वाला है, कंपनी का डायरेक्टर बनने वाला है, कंपनी के शेयर खरीदने वाला है, कोई भी पर्सन, एनी वन, कोई भी स्टेक होल्डर जो किसी भी तरीके से किसी कंपनी से जुड़ा हुआ है या जुड़ने वाला है, कोई डील करने वाला है, वो मेमोरेंडम से चेक कर सकता है कि हाँ ये कंपनी की इंफॉर्मेशन जो मुझे बताई गई है वो सारी सही है या नहीं है। नाउ इमेजिन करो एक टेलीकॉम की कंपनी आपको ये कहे आकर कि हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो, हमारी कंपनी एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का प्रोजेक्ट लेकर आ रही है। कौन सी कंपनी बोल रही? टेलीकॉम की कंपनी आपको बोल रही है कि हमारी कंपनी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट लेकर आ रही है या रिजॉर्ट्स खोल रही है। तो आप क्या सोचोगे? सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? आपको एमसी की वेबसाइट पर जाकर उस कंपनी का मेमोरेंडम चेक करो और आप ये देखो कि क्या इस कंपनी के मेमोरेंडम में ये बात लिखी हुई है कि कंपनी जो है वो कंस्ट्रक्शन का काम, रियल एस्टेट का काम कर सकती है। आपने मेमोरेंडम को चेक किया, उसमें आपने देखा कौन सा क्लॉज? ऑब्जेक्ट क्लॉज। और ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा हुआ था कि कंपनी सिर्फ और सिर्फ टेलीकॉम में काम कर सकती है, इंटरनेट कनेक्शन दे सकती है। एयरटेल ये काम करती है ना, एयरटेल जैसी कंपनी काम करती है, लैंडलाइन फ़ोन दे सकती है, टेलीकॉम सर्विसेज ऑफर कर सकती है, सेलुलर सर्विसेज ऑफर कर सकती हैं, डेटा की सर्विसेज ऑफर कर सकती हैं, लेकिन कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि वो कंपनी रियल एस्टेट का काम नहीं कर सकती। तो अब आपको उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको अब उसके डायरेक्टर्स को दिखाना चाहिए कि देखो ये क्या है, दिस इज द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी एंड एज पर दिस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी आपकी कंपनी इस सेक्टर में काम करने के लिए ऑथोराइज्ड ही नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं आपको बचाता है ना, मेमोरेंडम सेव करता है आपको कि किसी कंपनी में कोई चीटिंग नहीं हो सकती। शेयर होल्डर्स भी इसको पढ़कर डायरेक्टर्स को रोक सकते हैं कि आपको गलत एक्टिविटी नहीं कर सकते, किसी दूसरे सेक्टर में काम आप नहीं कर सकते। अगर आपको किसी और सेक्टर में काम करना है तो पहले मेमोरेंडम को चेंज करो।
आरओसी में उसको फाइल करो, शेयर होल्डर्स की अप्रूवल लो, उसके बाद देखेंगे। इज दैट क्लियर? गेटिंग ए पॉइंट? अब आप सोचो ज़रा, रिलायंस जैसी कंपनी है, वो जब स्टार्ट हुई थी, आज की डेट में रिलायंस इज ए टेलीकॉम कंपनी। आज रिलायंस का जो मेन बिजनेस आता है वो जियो से आता है, जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड, जो रिलायंस की सब्सिडरी कंपनी है, होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी है रिलायंस ग्रुप। तो रिलायंस ने काम शुरू किया था कपड़े का, टेक्सटाइल का। टेक्सटाइल से रिलायंस हमने बिजनेस स्टार्ट किया, उसके बाद टेक्सटाइल से रिलायंस पेट्रोलियम में आ गया, पेट्रोलियम के बाद रिलायंस जो है वो रिटेल में और बहुत सारे सेक्टर्स में आया। देन रिलायंस एंटर्ड इनटू टेलीकॉम। तो चेंज हुए ना, कहाँ टेक्सटाइल कहाँ पेट्रोलियम, कहाँ टेक्सटाइल कहाँ पेट्रोलियम। पेट्रोल पंप्स भी रिलायंस ने खोले, और अब टेलीकॉम, डेटा, टेक्नोलॉजी। नाउ रिलायंस इज बिकमिंग ए टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी। ये सारे चेंजेस हुए हैं। कई बार उन्होंने नई कंपनीज बनाई हैं, उसके लिए दूसरी कंपनी स्टैब्लिश करी हैं, और कई बार चेंजेस भी किए हैं। तो ये सब इसलिए हो सकता है क्योंकि कंपनी का जो मेमोरेंडम है वो इसके लिए आपको क्या करता है, परमिट करता है। ठीक है, तो ये मैं सारी बातें कर रहा हूँ, और यही जो मैं बातें कर रहा हूँ इसी के लिए मैं क्या लिखने वाला हूँ, यहीं पे मैं आपको बताने वाला हूँ कंटेंट्स ऑफ मेमोरेंडम। ठीक है, कंटेंट्स ऑफ मेमोरेंडम मैं आपको बताने वाला हूँ। अच्छा देखो, मैंने यहाँ पे जो वर्ड लिखा था लिमिटेड आएगा, यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड आएगा। ठीक है, अगर कोई कंपनी ना आईएफएससी है, आईएफएससी कंपनी है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, जो कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन में लोकेटेड होता है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, जिसको ऐसी कंपनी को बनाने के लिए आपको पहले आइदर सेबी की या आईआरडीए की या आरबीआई की। सेबी, आईआरडीए स्टैंड्स फॉर इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इन तीनों में से किसी की अप्रूवल लेना पड़ता है, तभी आप आईएफएससी कंपनी खोल सकते हो, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, जो कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन में लोकेटेड होता है। और आईएफएससी कंपनी का एग्जाम्पल क्या है? आईएफएससी कंपनी का एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो अगर आपने शायद यू मे हैव हर्ड अबाउट, गुजरात में एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है जिसका नाम है गिफ्ट सिटी। गिफ्ट सिटी ये अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच में है, गांधीनगर के बीच में है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। यहाँ पे आईएफएससी कंपनीज हैं। तो बीएससी ने और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने, बीएससी ने वहाँ पे अपनी एक कंपनी स्टैब्लिश करी है, स्टॉक एक्सचेंज ने। परमिशन किसने दी? सेबी ने परमिशन दी। आईएफएससी कंपनीज को कंपनीज एक्ट में कई तरह की एग्जाम्पशंस अवेलेबल हैं। कौन सी कंपनीज को? आईएफएससी कंपनीज को। क्यों एग्जाम्पशन अवेलेबल है? क्योंकि स्पेशल इकोनॉमिक जोन में फॉरेन से पैसा आता है, तो यहाँ इन कंपनीज को फॉरेन से बेसिकली इन्वेस्टमेंट मिलता है। दूसरी बात यह है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आईएफएससी कंपनीज को अपने नाम के आगे आईएफएससी लगाना मैंडेटरी होता है इन कंपनीज को, चाहे वो कंपनी प्राइवेट हो चाहे वो पब्लिक हो। इज दैट क्लियर? ठीक है, और ये कंपनी कौन सी एक्टिविटीज़ करेंगी? ये वही कंपनी एक्टिविटी वही कर सकते हैं जिसके लिए इनको परमिशन दी हो, आइदर आरबीआई ने या सेबी ने और आईआरडीए ने। ठीक है, नाउ सो लेट्स टॉक अबाउट कंटेंट्स ऑफ एमओए। आपकी कंपनी का हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है वो ड्राफ्ट करते हैं। देखो, जब आप प्रैक्टिस में आ जाओगे ना, अगर आप आगे चल के किसी प्रैक्टिसिंग फर्म को ज्वाइन करते हो या प्रैक्टिस में आ जाओगे और आपको ये काम दिया गया कि आपको कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है, तो आपके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आप अलग अलग कंपनीज़ के मेमोरेंडम को ड्राफ्ट करो। हाँ जी, आपको मेमोरेंडम को ड्राफ्ट करना होगा। आप टेंशन मत लेना, सर हम लोग मेमोरेंडम कैसे ड्राफ्ट करेंगे, हमें तो कुछ आइडिया ही नहीं है, हमारी ड्राफ्टिंग तो इतनी अच्छी है ही नहीं, मेरी तो इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है। ये सारी टेंशन्स छूमंतर हो जाएंगी, सब हो जाएगा। दैट्स नॉट अ बिग डील। मैं इतने सालों से देख रहा हूँ। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते थे एंड नाउ दे कैन। एक तो क्या होता है कि जब हम कंपनी का मेमोरेंडम बनाते हैं, हम किसी भी कंपनी का मेमोरेंडम बनाएंगे, आर्टिकल बनाएंगे, तो पहले तो हमें देखना पड़ेगा किसको? पहले हमें देखना पड़ेगा कंपनीज एक्ट के शेड्यूल 1। कंपनीज एक्ट में देखो 7 शेड्यूल है, तो जो फर्स्ट शेड्यूल है कंपनीज एक्ट का, फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कंपनीज एक्ट, उसमें टेबल्स हैं, उसमें है टेबल। और वो टेबल बेसिकली क्या है? वो टेबल जो है वो टेबल है 5, ABCDE, ABCDE। वो जो 5 टेबल्स हैं किसमें? शेड्यूल 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट, टेबल ABCDE।
वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के लिए, किसके लिए है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के लिए। दैट इज बेसिकली फॉर्मेट। वो क्या है? वो एक प्रॉपर फॉर्मेट बना हुआ है, उसी फॉर्मेट को फॉलो करके हर कंपनी का मेमोरेंडम बनाया जाता है। अब ये A B C D E ये 5 फॉर्मेट क्यों दे रखे हैं? ये 5 फॉर्मेट इसलिए दे रखे हैं ताकि जैसी आपकी कंपनी वैसा फॉर्मेट। तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल है अगर आपकी, तो कौन सा फॉर्मेट होगा? तो टेबल A को फॉलो करेंगे। तो टेबल A को मॉडिफाई करके आपको अपनी कंपनी का मेमोरेंडम बनाना होता है। टेबल A किसका? शेड्यूल 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट, शेड्यूल 1। तो 5 जो फॉर्मेट होते हैं वो होते हैं मेमोरेंडम के लिए, और उसके बाद जो FGHIJ, फरहान अख्तर से लेकर और जेके श्रॉफ तक, FGHIJ वो किसके हैं? वो जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जिसमें कंपनी के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। मेमोरेंडम कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन है, बेस है, संविधान है लेकिन कंपनीज एक्ट से छोटा। सबसे ऊपर तो कंपनीज एक्ट है, सबसे ऊपर झंडा जो ऊपर रहेगा ना वो कंपनीज एक्ट का ही रहेगा। फर्स्ट नंबर पे ऑलवेज कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट से छोटा जूनियर कौन है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। और एमओए का सबऑर्डिनेट, एमओए का जूनियर कौन है? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। कौन है? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आई मेरी बात समझ में? सबसे ऊपर कंपनीज एक्ट, उससे छोटा मेमोरेंडम, उससे छोटा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो नेम क्लॉज पहला जो मैंने आपको बताया वो क्या होता है? द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू नो वो होता है नेम क्लॉज। ठीक है, अब नेम क्लॉज के बारे में बात करते हैं। नेम क्लॉज को पूरा डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पे मैं लिखूंगा, अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो लिखा होगा क्या? नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड। पब्लिक लिमिटेड कंपनी तो लिखा होगा क्या? लिमिटेड लिखा होगा। और अगर सेक्शन 8 कंपनी है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नॉट एप्लीकेबल। सेक्शन 8 कंपनी के आगे, नाम के आगे कुछ नहीं आता। अगर IFSC कंपनी है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, तो हमें ये देखना होगा कि उस कंपनी का नेचर कैसा है। क्या वो कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है या वो कंपनी लिमिटेड है? तो जैसा उस कंपनी का नाम होगा वैसा ही उस कंपनी के नाम के आगे। तो IFSC या तो प्राइवेट लिमिटेड लिखा होगा या लिमिटेड लिखा होगा। तो IFSC कंपनीज के लिए अलग से एक सरनेम है जिसको हम बोलते हैं IFSC। ठीक है, आ गई ये बात समझ में? ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अगर देखो निधि कंपनी तो क्या होगा? निधि कंपनी जो साउथ इंडिया में बहुत पॉपुलर है, एक मेरे स्टूडेंट ने भी निधि कंपनी बना रखी है, दिल्ली में द्वारका में लोकेटेड है। हाँ, तो अब मैं बता सकता हूँ कि देखो मेरे स्टूडेंट की निधि कंपनी है। कोई पूछता है ना, मैं बता सकता हूँ मेरे XCA के स्टूडेंट ने निधि कंपनी बनाई। CA ड्रॉप आउट कर दिया बट निधि कंपनी बना ली। तो निधि कंपनी में स्टूडेंट ने बनाई। एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, निधि कंपनी में नाम के आगे निधि वर्ड यूज होता है। निधि स्मॉल जिसको हम बोलते हैं ना, तो वो हम यूज करते हैं। फिर पहला क्लॉज यानी कि कंटेंट जो मेमोरेंडम का होता है दैट इज नेम क्लॉज। दूसरा होता है क्या? दूसरा होता है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। ठीक है, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। एक अमिताभ बच्चन की मूवी आई थी अमर अकबर एंथनी। ठीक है, वो मूवी मुझे क्यों याद आ रही है बताता हूँ, क्योंकि उस मूवी में गाना था कि माई नेम इज़ एंथनी गोन्साल्विस, मैं दुनिया में अकेला हूँ। ठीक है, घर भी है खाली, दिल भी है खाली, इसमें रहेगी कोई किस्मत वाली, जब चाहे चले आए। ठीक है, और फिर बताता है अपना एड्रेस, खोली नंबर 420, एक्सक्यूज़ मी प्लीज़। ये गाना था अमिताभ बच्चन की मूवी में। ठीक है ना, माई नेम इज़ एंथनी गोन्साल्विस, नेम क्लॉज, माई नेम इज़, मैं दुनिया में अकेला हूँ, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए। बीच वाली लाइन में भूल गया, लास्ट में था गली नंबर 420, खोली नंबर 420। नाउ लेट मी क्लियर, कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा होता। ठीक है, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज का ये मतलब नहीं है कि लिखा हो कि कंपनी का ऑफिस कहाँ है तो गली नंबर 420 या प्लॉट नंबर 420। एवरी कंपनी हैज इट्स ओन एड्रेस, हर कंपनी का अपना एक एड्रेस होता है। लेकिन रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज ये कहता है
कि आप लिखो यहाँ पे स्टेट का नाम, स्टेट, तो आपको लिखना होगा महाराष्ट्र का नाम अगर आपकी कंपनी मुंबई में बनी है तो। अगर आपकी कंपनी दिल्ली में बनी है तो आप दिल्ली एनसीआर डाल दोगे कि दिल्ली एनसीआर। दिल्ली एनसीआर के लिए वैसे एक ही आरओसी है, रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड। तो स्टेट इन विच रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड, अगर आपकी कंपनी राजस्थान में रजिस्टर हुई है तो आपको राजस्थान लिखना होगा। किस में लिखना होगा? रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में आपको यू नीड टू राइट राजस्थान, वहाँ आपको राजस्थान लिखना होगा। आई मेरी बात समझ में? ठीक है, अब देखो, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट वी कॉल्ड ऑब्जेक्ट क्लॉज। अब हम ऑब्जेक्ट क्लॉज की बात करते हैं। पहला मैंने आपको क्लॉज बताया क्या? नेम। दूसरा बताया रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, और अब मैं आपको बता रहा हूँ कौन सा क्लॉज? ऑब्जेक्ट क्लॉज। यहाँ पे मैं आपको ये भी क्लियर कर दूँ कि एग्जाम में क्वेश्चन जो है, इंस्टीट्यूट जो है वो आपसे किसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है, सबसे ज़्यादा आपको कहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की जा सकती है, हालांकि वो कामयाब नहीं होगी क्योंकि आपको सब कुछ आएगा। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज के ऊपर क्वेश्चन जो है ना वो इसके ऊपर ज़रूर बनता है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बनता है, डायरेक्ट भी बन सकता है और इसके ऊपर ज़रूर आ सकता है। दैट इज़ ए इंपॉर्टेंट टॉपिक, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। क्या क्वेश्चन बनता है वो भी मैं आगे थोड़ी देर में डिस्कस कर लूँगा, जब मैं आपको बताऊँगा कि कंपनी अपना ऑफिस कैसे कैसे शिफ्ट करती है और कहाँ कहाँ शिफ्ट कर लेती है। और ये जो बता रहा हूँ ऑब्जेक्ट क्लॉज, ट्रस्ट मी एमओए में इन दो क्लॉज के ऊपर ही क्वेश्चन आता है, इन्हीं दो क्लॉजेस के ऊपर क्वेश्चन आता है, तीसरे क्लॉज के ऊपर क्वेश्चन नहीं आता। ये मेरी गारंटी है, ये मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूँ बात, इनके ऊपर ही क्वेश्चन। तो 99.99% जो क्वेश्चन आएगा वो इन दो क्लॉजेस के ऊपर ही आएगा। तो इन दो क्लॉजेस को भी ध्यान से समझना, ठीक है। तो देखो इसमें क्या लिखा होता है, इसमें लिखा होता है ऑब्जेक्ट्स, आप किस पर्पस के लिए कंपनी को बना रहे हो, फॉर विच द कंपनी। अब इलॉन मस्क ने स्पेसएक्स बनाई, स्टीव जॉब्स ने एप्पल बनाई। तो स्टीव जॉब्स ने ये कभी नहीं कहा था कि हमारी जो कंपनी एप्पल है वो स्पेस में काम करेगी। ये कभी नहीं कहा था स्टीव जॉब्स ने कि हमारी कंपनी स्पेस में काम करेगी, या इलॉन मस्क ने कभी नहीं कहा कि हमारी कंपनी जो है वो रियल एस्टेट में काम करेगी। हाँ, ये बात अलग है कि स्पेसएक्स जो इलॉन मस्क की कंपनी है वो कंपनी अब टेलीकॉम में भी आ रही है और सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट सर्विस ऑफर कर रही है। सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट सर्विस ऑफर कर रही है, वो एक डिफरेंट प्रोजेक्ट है। तो इलॉन मस्क विल गिव कंपटीशन टू मुकेश अंबानी, ठीक है। जो अमेजोन के फाउंडर हैं जेफ बेजोस, वो भी स्पेस में काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं, रिटेल में काम करते हैं बट ही इज़ ऑल्सो इंटरेस्टेड इन स्पेस। ये देखो ये सब अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे हमें देखना है कि कंपनी को आपने किस पर्पस के लिए बनाया गया है। आप अपनी कंपनी में क्या बेचने वाले हो, क्या सेल करने वाले हो। आप एजुकेशन प्रोवाइड करने वाले हो, आप फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफर करने वाले हो, आप स्टॉक मार्केट का काम करने वाले हो। इतने सारे प्रोफेशन है, ये आपको पहले से लिख के देना होगा। हमारी कंपनी इस सेक्टर में काम करेगी, मैंने एक कंपनी बनाई है और मेरी कंपनी जो है वो प्लेन्स की मैन्युफैक्चरिंग करेगी, एयरबस बनाएगी मेरी कंपनी। एयरबस इज ए टाइप ऑफ एरोप्लेन। तो मेरी कंपनी से वही काम कर सकती है, सिर्फ वही काम कर सकती है। कोई दूसरा काम करना है ना तो ऑब्जेक्ट क्लॉज को या तो चेंज करना पड़ेगा मुझे, या तो मैं ऑब्जेक्ट क्लॉज को चेंज करूंगा, या फिर मैं एक नई कंपनी बनाऊंगा, अब इंडिगो एयरलाइंस कंपनी का अगर आप ऑब्जेक्ट क्लॉज पढ़ोगे उसमें क्या लिखा होगा, फ्लाइंग सर्विसेज। तो फ्लाइंग सर्विसेज से रिलेटेड जितने भी काम है वो उसके एमओए में लिखे हुए हैं। बट इंडिगो एयरलाइंस ये नहीं कह सकती कि हम अब आपको फ्लाइट के साथ साथ होटल की सर्विसेज भी देंगे, कि हमारे होटल्स भी होंगे, रियल एस्टेट में भी हम लोग आ जाएंगे। वो इस तरीके से नहीं कर सकते, वो उनकी अलग डिवीजन होता है, उनकी अलग कंपनी होती है। जैसे कि सहारा का एग्जांपल लो, हाँ सहारा ने बहुत सारे लोगों को बेसहारा कर दिया। सहारा में बहुत सारे हज़ारों लाखों इन्वेस्टर्स के पैसे डूब गए। तो सहारा जैसी जो कंपनी थी वो अलग अलग सेक्टर्स में काम करती थी, रियल एस्टेट में भी काम कर रही थी सहारा, एयरलाइन इंडस्ट्री में भी सहारा काम कर रही थी, रिटेल में भी सहारा आ गई थी। इन्वेस्टर का पैसा डुबा दिया, वो एक अलग बात है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर कोई IFSC कंपनी है ना, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में काम करने वाली कंपनी, तो
उसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, उसका ऑब्जेक्ट होगा सिर्फ एक, और वो ऑब्जेक्ट होगा फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज अंडर द स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005। ठीक है, ये SEZ का एक्ट जो है वो पूरी तरीके से अलग है। तो ये बात आपको समझ में आ गई, इतना क्लियर है आपको जो मैंने आपको बताया। मैंने आपको बताया अब ऑब्जेक्ट क्लॉज। अब मैं ऑब्जेक्ट क्लॉज से आगे बढ़ता हूँ, और ऑब्जेक्ट क्लॉज से आगे बढ़ते हुए मैं अब बात कर लेता हूँ कौन से क्लॉज की, अब मैं ज़रा बात कर लेता हूँ लायबिलिटी क्लॉज की। ठीक है, NRO, तो हम इसको नरोल का बोल देते हैं, नरोल का। ठीक है, याद करने में आसानी हो इसलिए नरोल का बोल दिया। लायबिलिटी क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज में लिखा होगा जिम्मेदारी, एक तरफ एसेट होती है और दूसरी तरफ होती है लायबिलिटी। तो लायबिलिटी क्लॉज में बेसिकली लिखा होता है कि किस किस पर्सन की कितनी कितनी लायबिलिटी होगी। जिन लोगों ने कंपनी को बनाया है उनकी क्या लायबिलिटी होगी। तो देखो लायबिलिटी के बारे में मैं बात कर लेता हूँ। देखो मैंने आपको ये पढ़ाया था, ये हमने डिस्कस किया था कि देयर आर, हम कंपनीज को मेनली दो पार्ट्स में हम लोग ऐसे डिवाइड कर देते हैं। एक हम बोलते हैं लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय शेयर्स, और सेकंड हम बोलते हैं लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय गारंटी। इज इट क्लियर? लिमिटेड बाय शेयर्स हम बोलते हैं और हम बोलते हैं लिमिटेड बाय गारंटी। गारंटी और शेयर्स दोनों में क्या फ़र्क होता है? गारंटी में हम एक अमाउंट कोट करते हैं, जो लोग कंपनी को बनाते हैं वो एक अमाउंट कोट करते हैं कि अगर ये कंपनी बंद हुई, अगर ये कंपनी बंद हुई तो हम एक फिक्स अमाउंट पे कर देंगे जो पहले से डिसाइडेड होता है। ये कंपनी कभी भी प्रॉफिट मेकिंग के लिए नहीं बनाई जाती, ये कंपनी हमेशा वेलफेयर पर्पस के लिए बनाई जाती है। तो अगर वो कंपनी बंद हुई तो हम एक पर्टिकुलर अमाउंट जो पे करने के लिए तैयार हैं। तो कौन सी कंपनी? लिमिटेड बाय गारंटी। और लिमिटेड बाय शेयर्स कौन सी होती है? जो कि प्रॉफिट कमाने के लिए बनाई जाती है। तो इसमें लायबिलिटी कितनी आती है? इसमें लायबिलिटी सिर्फ इतनी आती है जितना अमाउंट आपके शेयर्स पर अनपेड है। अगर सर हमारे शेयर्स पे कोई अमाउंट अनपेड नहीं है तो आपके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं आएगी। अगर आपने किंगफिशर एयरलाइंस के शेयर्स खरीद रखे थे और अगर वो शेयर्स फुली पेड अप थे, तो जब वो कंपनी वाइंडिंग अप में गई तो आपके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं आई। लेकिन अगर कुछ अमाउंट अनपेड है, रिजर्व कैपिटल जो कंपनी वाइंडिंग अप के टाइम पे कॉल करती है, तो फिर वो वाइंडिंग अप के टाइम पे आपसे अमाउंट मांगा जाएगा। ठीक है। लिमिटेड बाय गारंटी में क्या होता है? लिमिटेड बाय, यहाँ पे ईच मेंबर, हर मेंबर ने जो क्या किया था, एवरी मेंबर, ईच मेंबर अंडरटेक्स टू कंट्रीब्यूट, जितना उसने कंट्रीब्यूट करने का कमिटमेंट किया था। कितना अमाउंट आएगा ये देख लो। ईच मेंबर अंडरटेक टू कंट्रीब्यूट। तो वो क्या क्या पे करता है इसमें, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लिमिटेड बाय गारंटी में वो कब पे करता है? वाइंडिंग अप, वाइंडिंग अप के टाइम पे, वाइल ही इज ए मेंबर। ठीक है। दूसरी बात, सेकेंड पॉइंट इज he ceases to be a member plus within 1 year, within 1 year अगर वो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी वाइंडिंग अप में चली जाती है तो। समझ रहे हो मेरी बात? अगर वाइंडिंग अप में चली जाती है, फिर वो किसके लिए भी पे करता है? वो पे करता है कॉस्ट, चार्जेस and expenses of winding up, cost, charges and expenses of winding up. Is it clear? ये बात समझ में आ गई?
तो वाइंडिंग अप के टाइम पे वाइल इज ए मेंबर, ceases टू बी ए मेंबर प्लस विद इन 1 ईयर एंड कॉस्ट चार्जेस एंड एक्सपेंसेस ऑफ वाइंडिंग अप। आ गई मेरी बात समझ में? ठीक है, तो ये नेम क्लॉज आ गया, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज आ गया, ऑब्जेक्ट क्लॉज आ गया, लायबिलिटी क्लॉज आ गया। लायबिलिटी क्लॉज के बाद में आगे चलते हैं और उसके बाद में देखो, उसके बाद में आ गया कैपिटल क्लॉज, उसके बाद में आ गया कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज में लिखी होती है कि कंपनी की ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल कितनी होगी। ठीक है, ऑथोराइज शेयर कैपिटल ये इंडिकेट करती है कि कोई भी कंपनी मैक्सिमम कितने शेयर्स इशू कर सकती है और उनसे कितना अमाउंट रेज कर सकती है, कितने शेयर इशू कर सकती है, कितना अमाउंट रेज कर सकती है। ये किस में लिखा होता है? ये लिखा होता है कंपनी के कैपिटल क्लॉज में। मान लो कैपिटल क्लॉज में लिखा होगा कि इस कंपनी की ऑथोराइज शेयर कैपिटल होगी 1 करोड़। ठीक है, 10 लाख शेयर्स होंगे 10 रुपीज ईच। 10 लाख मतलब आपने 1 करोड़ की ऑथोराइज शेयर कैपिटल को डिवाइड कर दिया ना, 10 रुपए का 1 शेयर, 10 लाख शेयर्स, 1 करोड़ हो गया। तो ये यहां पे लिखा होता है कंपनी की ऑथोराइज्ड, कंपनी की ऑथोराइज्ड। इस ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल को आप बाद में चेंज कर सकते हो, इसको आप ऑथोराइज्ड कैपिटल बोल सकते हो, इसको आप नॉमिनल शेयर कैपिटल बोल सकते हो, इसको आप रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल बोल सकते हो। इसी के अकॉर्डिंग कंपनी को बनाते टाइम ना स्टैंप ड्यूटी मतलब चार्जेस जो है ना वो गवर्नमेंट को पे करने पड़ते हैं कि आपने कितनी कंपनी की ऑथराइज शेयर कैपिटल रखी है अपने मेमोरेंडम में। ठीक है, इसको बढ़ाया जा सकता है, दिस कैन बी इंक्रीज्ड। ये पेड अप कैपिटल नहीं है, ये पेड अप कैपिटल नहीं है, क्योंकि ऑथराइज शेयर कैपिटल में से आप शेयर इशू करते हो, फिर कॉल्ड अप कैपिटल आती है, फिर उसमें से अमाउंट पे होता है, वो बोलता है पेड अप कैपिटल। कितना अमाउंट कंपनी को पे कर दिया वो होता है पेड अप कैपिटल, हमने कितना अमाउंट कंपनी को पे कर दिया। ऑथराइज शेयर कैपिटल तो बेसिकली बताती है कि कंपनी कितनी बड़ी चादर है। हम बोलते हैं जितनी चादर हो उतने पैर फैलाओ, तो कंपनी कितने शेयर इशू कर सकती है। हो सकता है किसी कंपनी का ऑथराइज शेयर कैपिटल हो 10 करोड़, किसी कंपनी का ऑथराइज शेयर कैपिटल हो 100 करोड़। हाँ हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, बड़ी बड़ी कंपनीज की होती हैं। तो आपकी कंपनी ऑथराइज शेयर कैपिटल कितनी भी हो सकती है, ये आप डिसाइड करते हो, दिस कुड बी, लेकिन उसके अकॉर्डिंग आपको फिर पे करना पड़ता है, फी आपको उसके अकॉर्डिंग पे करनी पड़ती है। आई मेरी बात समझ में? NROLC, C स्टैंड्स फॉर कैपिटल क्लॉज, L स्टैंड्स फॉर लायबिलिटी क्लॉज। ठीक है, उसके बाद में देखो, उसके बाद में अगला जो क्लॉज मैं आपको बता रहा हूं, दिस इज सब्सक्रिप्शन क्लॉज। जो लोग कहते हैं ना मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ सब्सक्रिप्शन क्लॉज की, कि कितने लोगों ने कंपनी के शेयर को पैसा देकर सब्सक्राइब किया। मिनिमम कितने सब्सक्राइबर चाहिए? यूट्यूब का सिल्वर प्ले बटन के लिए तो 1 लाख सब्सक्राइबर चाहिए होते हैं, लेकिन कंपनी में आपको कितने चाहिए होते हैं? 2, प्राइवेट कंपनी में 2, 1% कंपनी में 1, और पब्लिक कंपनी में यू नीड एटलीस्ट 7 पर्सन्स, 7 लोग सब्सक्राइब करेंगे। क्या सब्सक्राइब करेंगे? मित्रों, दोस्तों, फ्रेंड्स। मैं बेटा तो कभी नहीं बोलता, आई नेवर यूज दिस वर्ड बेटा, है ना। काफ़ी टीचर्स यूज़ करते हैं ना बेटा, तो मुझे लगता है कि नहीं, मैं इतना बड़ा नहीं हुआ, ठीक है, कि मैं बोलूँ आप लोगों को बेटा बेटा। आई रियली डोंट लाइक दिस वर्ड सीरियसली। एंड सिंस वी आर प्रोफेशनल्स, हम लोग प्रोफेशनल्स हैं, तो हम लोग इस तरीके की लैंग्वेज यूज़ नहीं कर सकते कभी भी। और इस तरह की लैंग्वेज को मैं, देखो, देयर वॉज ए टाइम था जब हमारे स्कूल में टीचर्स हमें बेटा बोलते थे, या छोटे बच्चों को बेटा बोला जाता है, तो दैट इज़ ओके, दैट इज़ फाइन। वो उनको एक बोलते हैं ना, एक प्यार शो करने के लिए बच्चों को बोला जाता है, ठीक है। बट व्हेन यू आर टीचिंग समवन, तो यू ऑल आर माई स्टूडेंट्स। I can say you all are my students, or I can say you all are my, right? कभी कभी बोलता हूँ कि we could be siblings बोल दो, भाई बहन बोल दो, वो सब वो फिर भी बेटर है, बट बेटा I don't like this word, ठीक है। हाँ, तो देखो दोस्तों, मित्रों, ठीक है,
तो इस बात को समझना। सब्सक्रिप्शन क्लॉज, ये आ गया सब्सक्रिप्शन क्लॉज, इसमें लिखा होता है कि आप कितने शेयर सब्सक्राइब करोगे, मिनिमम 1 शेयर सब्सक्राइब करना होता है। तो NROLCA, नरोल का, ठीक है। अब आप बोलोगे सर आपने बोला नरोल का, तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ है, तो इसको ना एसोसिएशन क्लॉज भी कहते हैं। तो इस तरीके से मैंने इसको नरोल का कहा, बिकॉज दिस इज ऑल्सो नोन एज एसोसिएशन क्लॉज। एक बात यहाँ पे आपको बता दूं कि अगर आपकी 1 पर्सन कंपनी है, सिर्फ और सिर्फ कौन सी कंपनी, 1 पर्सन कंपनी, तो उस कंपनी में कौन सा क्लॉज होता है, उस कंपनी में होता है नॉमिनेशन क्लॉज। कि अगर वो जो 1 पर्सन है उसको कुछ हो गया, इन केस उसे कुछ हो गया, तो उसकी कंपनी को कौन चलाएगा, इसके लिए उसमें होता है देयर इज ए क्लॉज कॉल्ड नॉमिनी क्लॉज। और ये सिर्फ और सिर्फ कौन सी कंपनी में, 1 पर्सन कंपनी में, इसके अलावा किसी भी कंपनी में ये क्लॉज नहीं होता। इज इट क्लियर? ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, तो इतने तो कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गए। ठीक है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर है। अब मुझे किस बारे में बात करनी है, तो अब जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक चलेगा वो वापस चलेगा नेम क्लॉज के ऊपर। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हमारे नेक्स्ट लेक्चर में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नेम क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इसके ऊपर से क्वेश्चन आता है, तो इनका डिटेल्ड डिस्कशन और एनालिसिस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। राइट, थैंक यू सो मच।